हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का पेपर आपका हो चुका है गणित का, जिसके अंतर्गत अगर मैं चर्चा करूं तो काफ़ी क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं। विगत पेपरों की चर्चा करें, ये वाला पेपर पुराने पेपरों की अपेक्षा काफ़ी इजी है और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसा कि जिन्होंने मेरी सीटें पढ़ी थी, टेस्ट भी सॉल्व किए थे, काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम मिल चुके हैं। वहाँ सर आपसे देख सकते हैं कैसे ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन को निकाला जाता है। रियल के क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो आपको रियल में पता होना चाहिए, जो कॉसी है, जो कॉसी है वो कन्वर्जेंट है। जो कॉसी होती है वह कन्वर्जेंट होती है, और प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो उन्होंने कहा है एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, यस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यस। द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू 2/3, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए इस पे, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए। n कॉमन, तो ये बचेगा 2 - 7/n, और यहाँ से बचेगा 3 + 2/n, और लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी कीजिए, ये 0, तो 2/3। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट 2 लिमिट पॉइंट। प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है कम से कम 2 लिमिट पॉइंट रखती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज अगर हम सीक्वेंस को इस प्रकार ले लें, xn इक्वल्स टू 1/n, इस पर अगर आप लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो कितना आ जाएगा, 0। केवल एक लिमिट पॉइंट है, केवल एक लिमिट पॉइंट है, केवल एक लिमिट पॉइंट है। जबकि उन्होंने कहा कितने लिमिट पॉइंट होंगे, मोर देन 1। कोई जरूरी नहीं है जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है, क्योंकि बाउंडेड तो ये भी होती है ना, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है, और बाउंडेड वाले केस के अंतर्गत एक ही लिमिट पॉइंट आएगा जब कन्वर्जेंट हो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका जो आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 ही आपका गलत है, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं धमाकेदार एंट्री के साथ। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन थे, रिपीटेड काफी थे। x - 1 और x + 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। फैक्टर्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें x बराबर 1 रख दो, 1 + a + v बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ x बराबर -3 रख दो, तो -27 -3a + v बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब दो में से एक को घटा दीजिए, 2 - 1, दो में से एक को घटाओ, -27 और -1 -28, -3a -a -4a, और v से v कैंसिल, a बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 7, -7 आ जाएगा, a बराबर -7। इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, 1 - 7 + v बराबर 0, तो v बराबर आ जाएगा आपका 6। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, x³ - 7x और प्लस का 6, ये आपका बहुपद निकल के आ गया। अब आपको कुछ पता हो, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो दो धनात्मक होंगे, 2 बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है देकार्त के चिन्ह नियम द्वारा, 2 धनात्मक मूल निकलेंगे और एक ऋणात्मक निकलेगा। अब यहां से एक तो धनात्मक दे दिया, एक ऋणात्मक दे दिया, तो दूसरा भी धनात्मक ही निकलेगा। अब इससे ऋणात्मक निकलेगा, इससे ऋणात्मक निकलेगा, इन दो से धनात्मक निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 से चेक कर लीजिए, F3 की वैल्यू P3, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6। ये मैच नहीं कर रहा है, 2 पे रख के देख लीजिए, 8 7 दूनी 14 प्लस का 6, 8 और 6 14, 14 - 14 बराबर 0, तो P2 पे वैल्यू आपकी 0 आ गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें हमने क्या किया कि ए और बी की वैल्यू आने के बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2 बार चिन्ह परिवर्तन हो रहे थे, तो 2 धनात्मक मूल निकलेंगे।
और एक ऋणात्मक निकलेगा। अब यहाँ से एक तो धनात्मक आ जाएगा, एक ऋणात्मक, तो दूसरा भी धनात्मक आएगा। धनात्मक इन दोनों से ऋणात्मक मिलेंगे, इन दोनों से धनात्मक। इसको रखा तो ये सेटिस्फाई नहीं किया और ये वाला सेटिस्फाई कर गया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट फॉर वेस्ट अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। आपको बताया है मैंने कि Z-Z1 अपॉन Z-Z2 ये आया हुआ क्वेश्चन है सरल रेखाओं वाले केस में, नॉट इक्वल टू 1 हो तो एक वृत्त को निरूपित करता है। इसका समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है Z-Z1 अपॉन Z-Z2 नॉट इक्वल टू 1 हो तो वृत्त होता है, और Z-Z1 अपॉन Z-Z2 का मापांक अगर 1 हो तो इस सरल रेखा को निरूपित करता है। इसको निरूपित करता है सरल रेखा को। अब ये एक के बराबर तो आ नहीं रहा, तो इस केस में किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये देखो ये अंडर रूट है, और अंडर रूट तभी पॉसिबल होता है जब इसकी वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x इज लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा। x को इधर भेज दो, x को जैसे ही आप इधर भेजेंगे तो x की जो वैल्यू हो 2 से क्या हो जाएगी, बराबर या फिर छोटी। अब यहाँ से नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 लेस देन 0। ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9 लेस देन 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 लेस देन 0। अब x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन 0 आ रहा है आपका। अब यहाँ से जब मैं चर्चाएं करूंगा, ये तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 3, तो नेगेटिव जो होगा इस पार्ट में आ जाएगा, इधर के पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा आपका। जब इधर नेगेटिव आएगा तो ये कह रहा है कि माइनस 3 से 3 के बीच में रहे x की वैल्यू, ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी रहे। तो देखिए माइनस 3 से 3 के बीच में, और ये कह रहा है 2 से छोटी, तो 3 से छोटा क्या आता है, 2, 2 या 2 के बराबर। तो आपका जो इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग कर जाएगा माइनस 3 से लगाकर 2 तक, माइनस 3 से लगाकर 2 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, माइनस 3 से लगाकर 2 तक। क्योंकि अगर मैं इस इंटरवल के बीच में 2 रख दूं तो आसानी से संभव है ये वाली वैल्यू। अगर मैं इसकी माइनस 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दूं, जैसे कि माइनस 2 ही रख, माइनस 3 के बाद में आता है आपका माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आसानी से पॉसिबल है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर वेस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो मैंने कह रखा है ऑप्शन का ही उपयोग कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि माइंड लगाओगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली केस नहीं है। देखो पहला ही मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, इसका अवकलन कर देता हूँ, अवकलन, इसका अवकलन करके देख लो पहले ऑप्शन से। तो 2x, पहले x का हो जाएगा 1, तो y क्यों बचा, फिर x को छोड़ दो, 3 दूनी 6 x वाई स्क्वायर, 6x वाई स्क्वायर। अच्छा x का किया है ना मैंने पहले, x वाई स्क्वायर, फिर डी वाई वाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर इसका किया माइनस के 2y डी वाई वाई डी एक्स। अब देख लो क्या यही ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, 2y डी वाई वाई डी एक्स। अगर यहाँ से ऑप्शन मैच हो जाएगा तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से y कॉमन हो गया, 0 में चला गया, और dx हमने बाहर ले लिया, तो कितना आ गया ये बोलो, ये बचाएगा 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ से क्या कॉमन निकाल दिया 2, और क्या कॉमन निकाल दिया y, तो ये क्या बचा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई डी वाई, और ये माइनस के 1 डी वाई बराबर 0। देखो वही अवकलन बन गया क्या, वाई स्क्वायर dx एलसीएम में चला जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स, ये 3x वाई, फिर माइनस का 1, फिर डी वाई बराबर 0, यानी कि y ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सेटिस्फाई ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपकी दी हुई अवकल समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट, तो इस कारण आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
मैंने ऑप्शन से भी सिखा रखे, मेथड से भी सिखा रखे। 2 दिन पहले आपको पता हो 3D का फर्स्ट पार्ट डाला था और 3D का सेकंड पार्ट तो काफी समय पहले डाला हुआ था। उससे भी फर्स्ट पार्ट से cos अल्फा sin अल्फा का निम्न में से मान संभव नहीं है, वो क्वेश्चन सीधा उठ के आ गया है। रेखा वाला आ चुका है, समतल वाला आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आए, घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। 4 जॉब्स आर टू बी डन, ये मैंने क्लासरूम के अंदर भी करा रखा है, इसका 49 आंसर आता है, वैसे फिर भी कर लो। तो सबसे पहले पंक्ति समानयन मैट्रिक्स बनाई जाती है, फिर स्तंभ समानयन मैट्रिक्स बनाई जाती है। पंक्ति समानयन के लिए सबसे छोटा एलिमेंट है 11, 11 को घटाओ तो ये बचेगा 4, ये 0, ये बचेगा 2 और 15 में से 11 गए तो कितना बचा 4। सबसे छोटा एलिमेंट कितना है 12, 12 को घटाओ तो कितना बचेगा ये 5, 0, 0 और ये बचेगा 1। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 10, 10 को घटाएंगे 4, 5, 0, 4। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 11, 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 2, 0 और 6। अब करते हैं इसके बाद स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन में सबसे छोटा एलिमेंट स्तंभ का घटाओ 4 है तो 0, 1, 0, 1। ये 0 पहले ही बना हुआ है तो इसमें कोई डाउटेशन होगा नहीं। इसमें भी 0 बना हुआ है, 2, 0, 0, 0। अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 आ रहा है तो ये बचेगा 3, 0, 3 और 5। अब करते हैं पंक्ति समानयन और स्तंभ समानयन के बाद शून्य निर्दिष्टीकरण। तो पहली में 2 छोड़ दिया, दूसरी में 2 छोड़ दिया, तीसरी में 2 छोड़ दिया, चौथी में 1 है, ले लिया 0, शेष को काट दिया। अब पहली में 2 है, दूसरी में 2, तीसरी में 1 है तो इसको ले लिया, शेष को काट दिया। अब पहली में 1 है, पहली में 1 है, अगर 1 को लेंगे तो इसके साथ में, पहली में 1 है, इसको लेंगे तो इसके साथ में ये आ जाएगा, तो इसको ले लिया तो ये कट जाएगा, इसके साथ में ये आ गया, इसके साथ में ये आ गया। तो यहाँ से देख लो कौन कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर आया आपका 11, यहाँ पर आया आपका 14 तीसरी पंक्ति में, इसमें आया 13 और इसमें आया आपका 11। तो इनको जोड़ दीजिए, कितना आता है 11 + 13 + 14 + 11। अब देखो 10 चौक 40, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 49 इकाई आपका आंसर है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेटेस्ट क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर भी करा रखा है और आपकी सीट के अंदर भी दिया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 49 ही उसका आंसर आया था। नेक्स्ट 4 वेस्ट, सम और विषम फलन सभी जानते हैं। अगर -a से a f(x) dx बराबर होता है कितना 0 और ये हो जाता है 2, 0 to a f(x) dx। जब f(x) कैसा फलन हो, विषम फलन हो, ऑड फंक्शन हो, और ये कैसा हो, सम फलन हो यानी इवन फंक्शन हो। अब देखो x के स्थान पर -x रखने पर, x के स्थान पर -x रखने पर -f(x) आ जाए तो ये जो होता है आपका विषम फलन, दैट्स मीन ऑड फंक्शन, विषम यानी कि ऑड फंक्शन। और f(x) ही आ जाता है तो फिर सम फलन होता है। अब देखो x के स्थान पर -x रखेंगे तो ये माइनस का x³ बन जाएगा तो विषम फलन 0। cos -θ cos θ होता है लेकिन फिर यहाँ -x हो जाएगा तो ये भी विषम फलन, तो ये भी 0। sin 5x ये भी विषम फलन 0। तो अब आपका बचा -π/2 से π/2 और ये बच गया 1 dx। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा क्योंकि ये सम फलन है। और dx का समाकलन कितना हो जाएगा बोलो x, और लिमिट हो जाएंगी कितनी 0 से π/2 और 2 गुणा π/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट्स मीन पाई आपका आंसर हो जाएगा। देखो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा चतुर तो होता ही है एग्जामिनर, और आपको उनसे ज्यादा चतुर बनना पड़ता है एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं जो ऑप्शन से निकल जाते हैं, चतुराई का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लासरूम में बहुत कराया और ध्यान भी देने के लिए कहा है मैंने। ये क्या है, एक श्रेणी, क्या बेटा, एक श्रेणी, और श्रेणी का n पद दे रखा है 1 + 1/n की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर इसका मान कितना आएगा बोलो, बोलो बेटा कितना आएगा, e इसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इस शर्त की पालना नहीं हो रही, आवश्यक शर्त। कौन सी शर्त, आवश्यक शर्त। कौन सी शर्त, आवश्यक शर्त। कौन सी कंडीशन,
नेसेसरी कंडीशन। अगर नेसेसरी कंडीशन संतुष्ट ना हो तो उस केस में आपकी जो सिनडी होती है वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट। कैसी होती है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी इसका जो आंसर होगा डाइवर्जेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फॉर वेस्ट अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ। इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, एक सेट दे रखा है, समुच्चय है स्ट्रेट लाइंस का, यानी कि सरल रेखाओं का समुच्चय है। सरल रेखाओं, वो भी किसके अंदर, समतल के अंदर। द रिलेशन डिफाइंड बाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि परस्पर लंबवत हैं। परस्पर कैसी हैं बोलो, लंबवत हैं। ये जो है परस्पर लंबवत दी हुई हैं, तो कौन सी कंडीशन है, हाँ भाई एक लाइन है, क्या स्वयं स्वयं के लंबवत हो सकती है, नहीं, तो स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। हाँ भाई ये लाइन ए है, ये वी के लंबवत है। वी के कैसी है, लंबवत है, तो वी किसके लंबवत होगी, ए के, तो कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अगर ए बी के लंबवत है और वी सी के लंबवत हो जाए, ये सी हो जाती, तो बताओ क्या सी ए के लंबवत है क्या, नहीं होती। तो यानी कि ये आपका ट्रांसमिटिव होगा नहीं, केवल और केवल सिमेट्रिक होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, सीट से आया हुआ क्वेश्चन है, डिटो की डिटो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, ये भी मैंने बोर्ड पे कराया हुआ है, परसों की वीडियो में डाला है, आपको पता हो। द स्फीयर इज कट बाय द प्लेन, तो एक गोले को एक प्लेन के द्वारा काटा जाए, तो आपको पता है सभी को किसका निर्माण होता है, वृत्त का निर्माण होता है। और ये गोले का केंद्र है, और इस गोले के केंद्र 0 0, इस गोले के केंद्र से समतल पे लंब डाल दो, और एक गोले की त्रिज्या आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है, कितनी है, 5, और मुझे निकालनी इस वृत्त की त्रिज्या, ये मुझे निकालना है लंब। तो लंब डालना है, तो लंब कैसे निकाला जाता है, 0 0 सीधे रख दो इसमें, 0 + 0 -0 और माइनस का 28 बटे x² y² z² के गुणांकों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगी डाले गए लंब की लंबाई। ऊपर बनेगा 28, ये 49 का वर्गमूल 7, 7 चौक 28, डाले गए लंब की लंबाई आ गई p = 4। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछिए, क्लासरूम के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ भी कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। क्या होता है, गोले की त्रिज्या के वर्ग में से डाले गए लंब की लंबाई का स्क्वायर घटा दो, 25 - 16 9, और 9 का वर्गमूल 3, और 3 आते ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से 2D 3D के क्वेश्चंस तो आपको मोस्टली गलती नहीं होने चाहिए थे। टेक्निक आपसे आती है, माइंड आपके पास है, उनका सही सही सदुपयोग करो और आंसर निकालते जाओ। सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, मैंने क्या दिया, गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग कीजिए। सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, यानी एन पदों का योग, एन पदों का योग दे रखा है, ठीक है। n = 1 ले लूं, n = 1 पर s1 कितना आया, केवल एक पद बचेगा, s1 कितना आ जाएगा, 8, कितना आया, 8, 8 आया है। अब ऑप्शन से चेक कर लो किससे 8 आता है। अब पहला ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन नंबर पहला, n = 1 पर s1 कितना आया, ये 8/81, 8 आना चाहिए, तो ऊपर 81 बनना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100, 100 100 + 10 110 माइनस का 9, 8/81, 110 में से 9 गए तो 101 बचा, ये कटेगा नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड को देख लीजिए, सेकंड में s1 निकालो, n का मान 1, तो 8/81, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस के 10 तो 90, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, और प्लस के 9, 99 बनेगा। तो 8/81 गुणा 99, 81 बनना चाहिए। तो यहाँ 9 जोड़े हैं, तो यहाँ 9 घटने चाहिए थे, यहाँ 9 घट गए, 10 भी घट गए, यानी कि ये आपका 100 बन रहा था, 100 में से आपका 19 घट जाए, 100 में से 19 घट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 81, नीचे 81 है, 81 से 81 कैंसिल, ऊपर 8 बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ केवल 10 बनेगा,
तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगर हमें सूत्र याद भी ना है तो ऑप्शन का उपयोग करके गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। काफी सिखाए हैं मैंने क्लासरूमों के अंतर्गत, आप जानते होंगे। तो अभी मैं पहला पार्ट लेके आया हूं, जितने क्वेश्चन टाइप हो गए टाइपिस्ट के द्वारा, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, इस प्रकार इस प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट फोर वेस्ट अगले क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। द एंगल विच इज डबल ऑफ सप्लीमेंट, द एंगल विच इज डबल ऑफ सप्लीमेंट्री, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180। अब ऑप्शन से देख लो। हाँ भाई, जैसे ये डबल है, द एंगल विच इज डबल, डबल डबल का आधा करेंगे तो 40, और ये डबल है तो बताओ 180 आएगा क्या? नॉट इक्वल टू 180। ऑप्शन नंबर फोर्थ कैंसिल। दो को ले लीजिए, इसका आधा करो 60, 60 का डबल कितना हुआ? 120। इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया? 180। दिस इज कैंसिल। वाई ऑप्शन, वाई ऑप्शन। मैं बहुत चीजें सिखाता हूं बच्चों के लिए। एग्जाम हॉल के अंदर हमें रियायत बरतनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 100 150 200 200 250 250 300 300 क्वेश्चंस पे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी सॉल्व होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर वेस्ट अगले क्वेश्चन को रिमूव करेंगे फिर से। द नेचर ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द कर्व, कर्व का नेचर पूछा है, इसको हम एफ मान लेते हैं, आपको पता ही है। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स क्यू और माइनस के सी एक्स वाई स्क्वायर। तो सर्वप्रथम निकालते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालिए माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 3v एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालो, सॉरी एक्स स्क्वायर ही निकाल दीजिए। तो कितना आ जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर माइनस के 6v एक्स, ये 0 हो जाएगा। अब डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई निकालिए, ये कितना आएगा? वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, तो ये बचेगा माइनस के 2c(y). ठीक है, अब डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 2y और माइनस के यहां से करो 2cxy, फिर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालो, ये कितना आएगा? 2 और ये माइनस के 2cx। अब मूल बिंदु पर 0 0 पर 0 0 पर, हाँ भाई, ये r हो गया, ये s हो गया, s बराबर 0 0 पे रखो, 0 ही आ गया। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई कितना आ गया? 0। r कितना आया? r डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर r, ये आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर। t कितना आया? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये कितना आया? ये t है, 0 0 पर ये आ गया 2। अब यहां से देखो r t का और s का गुणनफल कितना आएगा? t और s का जो गुणनफल आया है वो कितना आया है बोलो? हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ता r और t का गुणनफल, और यहाँ s कितना आया? s बराबर आया 0 और r और t का गुणनफल आया माइनस 4a स्क्वायर। r और t का जो गुणनफल किया ना आपने वो कितना आया? माइनस 4a स्क्वायर। तो बताओ कौन बड़ा है? 0 बड़ा हो गया, यानी कि s बड़ा हो गया किससे? आर टी से। जब s आर टी से बड़ा हो तो बताइए कौन सा बिंदु होता है? नोड होता है, कस्प होता है? बोलो जल्दी, कौन सा होता है? जब आर एस टी से बड़ा होता है तो आपका होता है क्या? नोड। क्या होता है? नोड। और आर एस टी के बराबर होता है तो कस्प। और एस जो है आर टी से छोटा होता है तो होता है आपका व्यक्त बिंदु। या एस बड़ा है किससे? आर टी से, तो ये हो जाएगा आपका नोड। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए, एक नंबर है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है P अपॉन क्यू के में, और एस सी एफ पी और क्यू का 1 है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो P प्लस क्यू माइनस 25 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो 1.27 पर बार
इसको लिख सकते हो 1 प्लस 0.27 पर बार। इसे लिखना आप जानते हो, बिना ढके हुए अवयवों को ऐसे रखो, बिना ढके अवयवों को घटाओ, कोई है नहीं, जितने ढक रहे हैं उतने 9 लगाओ। अब एक कट जाएगा किससे, 9 से, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, लघुत्तम कितना आ गया 11, 11 और 3 14, 14/11। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। तो P प्लस Q माइनस 25 करो, P प्लस Q माइनस 25, तो 14 प्लस 11 माइनस 25, 25 माइनस 25 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले क्वेश्चन की ओर फिर मूव करेंगे। देखो ये कौशी रीमान इक्वेशन है, क्लासरूम के अंदर खूब करा रखी है, सीट के अंदर भी है, क्वेश्चंस भी है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। तो डेल यू ओवर डेल आर बराबर होता है 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, और डेल यू ओवर डेल थीटा होता है माइनस डेल वी ओवर डेल आर। बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है बच्चे को। तो इसका सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा। यू का आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा आता, दूसरा आर मल्टीप्लाई में जाएगा लेकिन नेगेटिव के साथ जाएगा, तो डेल यू ओवर डेल थीटा माइनस के डेल वी ओवर डेल आर। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। देखो इट इज स्टेटमेंट ऑफ लैग्रांज थ्योरम। एफ 2 पे वैल्यू दे रखी है, 5 पे दे रखी है, और एफ डैश सी की वैल्यू पूछी है। एफ डैश सी बराबर आप जानते हो एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए होता है। अब देखिए एफ बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस 1/5, ये कितना है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, लघुत्तम कितना आया 10, तो 5 में से 2 गए तो 3/10, और नीचे कितना बन गया 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो 1/10 आ गया एफ डैश सी का मान। एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 1/10, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। जिसका सॉल्यूशन कराना तो थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ, और जैसे जैसे टाइप क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सॉल्यूशन अवेलेबल कराता जाऊंगा। घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके चलते चलेंगे। इन द डायमेंशन ज्योमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल मेड बाय द देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पॉसिबल। कौन सी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। परसों की क्लास में कराया है, परसों की क्लास में मैंने आपको ये कराया है। आप जानते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 1। देखो कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा 3/4। कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। और कॉस 90 का मान होता है 0, तो कितना आ गया 1, तो ये तो पॉसिबल है। दूसरा निकालो, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/2, कॉस 90 का मान 0, और कॉस 45 का मान 1/2, बराबर में कितना आ गया 1, ये भी पॉसिबल है। तीसरा देखो, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2। और कॉस 60 का मान फिर से कितना आ जाएगा 1/4। एक चौथाई, एक चौथाई आधा, आधा प्लस आधा 1, ये भी पॉसिबल है। अब यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ रॉन्ग होगा, सीधी सी बात है। यहाँ देख लो, कॉस 30 का मान का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपका 1/4, नॉट इक्वल टू 1। ये पॉसिबल, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 दिन पहले क्लासरूम के अंदर मैंने कराया है, और आपको वीडियो भी अवेलेबल कराई है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है बर्नौली का केस फंस जाता है भाई। बर्नौली मेथड से कर सकते हो भाई, ऑप्शन भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे कर लो। तो y सब में कॉमन है, y का भाग दे दो, x का दे दो, तो ये आ जाएगा 1/y। y का क्यों दिया, क्योंकि log y का अवकलन जो होता है वो 1/y होता है। 1/y dy/dx प्लस ये बचेगा 1/x log y, और ये बनेगा आपका e की पावर x।
लॉग वाई को वी मान लिया आपने, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स आपका बन जाएगा कितना, डी वी बाई डी एक्स। इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स 1/x बी बराबर ई की पावर एक्स। अभी बी में रैखिक हो गया तो इसके लिए आई एफ निकालोगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 1/x डी एक्स ई की पावर लॉग एक्स तो आ जाएगा x, तो पूर्ण हल होगा v इंटू एक्स बराबर q की वैल्यू है ई की पावर x और q की वैल्यू कितनी है ई की पावर x इंटू आई एफ कितना x डी एक्स। एक्स ई की पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो x माइनस वन ई की पावर x प्लस का c, वैल्यू ऑफ b कितनी थी log y x log y, ये देख लो कौन सा आंसर है वही आपका उत्तर हो जाएगा x log y ई एक्स एक्स माइनस वन प्लस के c, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, केस ऑफ बर्नौली। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट अगले क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। देखो क्लोज सरफेस है, पृष्ठ समाकलन आयतन समाकलन में परिवर्तन हो जाएगा, पृष्ठ कन्वर्ट टू आयतन, गॉस का स्टेटमेंट है, गॉस डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में। अब इसका डाइवर्जेंस निकाल लो, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, वाई है नहीं तो 0, इसका जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा डी वी। तो कितना हो जाएगा, वो टोटल वी दे ही रखा है तो 4 और ये हो जाएगा डी वी, इसका टोटल वॉल्यूम आपका वी दे ही रखा है तो 4 भी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और सीट के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है, जिस प्रकार आप देख सकते हो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम आपका लग नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट अगले क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। देखो डाइवर्जेंस आर पूछा है, गलत लिखा हुआ है, इसमें पूछा है डाइवर्जेंस आर। वेक्टर आप जानते हो आई डेल ओवर डेल एक्स जे डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड। आर वेक्टर से निकालना है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आई डॉट आई 1 तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, इसका वाई के रेस्पेक्ट में 1, इसका जेड के रेस्पेक्ट में 1, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3। मेरी सीट के अंदर 4 बार रिपीट दिया हुआ क्वेश्चन है और सेम टू सेम सबके आ गया। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अभी मैं धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता चलूंगा, जैसे जैसे मेरा टाइपिस्ट क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड करता जाएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता हुआ चला जाऊंगा। अब देखो ऑप्शन से निकाल सकते थे, कल परसों की वीडियो में ही कराया है मैंने सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ABC सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ, देखो इस त्रिभुज का जो केंद्रक है ये है केंद्रक, केंद्रक केंद्रक कितना है 2 3 4 है। और कैसे निकलते हैं, ABC पे मिल रहा है तो केंद्रक कैसे निकलेगा AY3 BY3 और CY3, केंद्रक यही निकलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जोड़ दो AY3 BY3 CY3, तो A बराबर कितना आ गया, A बराबर आ गया 6, B बराबर आ गया 3 3 9 और C बराबर आ गया 12, 6 9 12, 6 9 12। या दूसरा तरीका देख लो, चाहे तो ऐसे कर लो, आपको कठिन लग रहा होगा ऐसे। देखो केंद्रक 2 है ना, ऑप्शन फर्स्ट से निकाल लो, चलो वाई ऑप्शन करा देता हूँ, अब भी क्या याद रखोगे, वाई ऑप्शन एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई और जेड बराबर 0 तो 4x बराबर हो गया 18, एक्स बराबर कितना आ गया 9/2। केंद्रक कैसे निकलेगा, तीनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जोड़ो, केंद्रक का फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, क्या आ गया 9/2 प्लस 0 प्लस 0/3, दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, कितना आया है 3/2,
क्या 2 आया है? क्या नहीं आया, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। इसमें 4 था तो 2 इससे नहीं आया, तो 2 इससे भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इस पे आ जाइए तीसरे पे। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ए बराबर निकालो। क्या आएगा? 36/6। 6 आ गया। केंद्रक क्या निकलेगा? केंद्रक, केंद्रक तीनों को जोड़ो, 6 + 0 + 0/3। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट, ऐसे तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, यानी ये मैच कर रहा है। अभी दोनों इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब 36 से मैच हुआ तो 18 से मैच होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 आएंगे। त्रिभुज का केंद्रक निकालना है तो तीनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, तो 2 आ गया था आपके पास। केंद्रक का पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन के द्वारा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। भाई ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा वेराइटियाँ आपको मिलती हैं। ये आपका क्वेश्चन सीट के अंदर दिया हुआ है, सीट के अंदर भी दिया हुआ है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं, सीट के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है और मैं करा भी देता हूं। तो x³ बराबर t मानकर ये होगा, आपको पता हो x बराबर हो जाएगा t⁻1/3 और dx बराबर हो जाएगा nx n-1 t⁻2/3। इसमें रख देंगे इंटीग्रेशन में 0 to ∞ x⁻1/6 हो जाएगा, ये e⁻−t हो जाएगा 1/3 e⁻−2/3 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 बाहर, 0 to ∞, 1/6 माइनस के 2/3 करो। क्लासरूम के अंदर करा रखा 6 लघुत्तम, 3 दूनी 6 माइनस के 3/6 माइनस का 1/2 आएगा। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है माइनस के 1/2 e⁻−t dt। गामा वाला सूत्र जानते हो, x⁻n-1, तो n-1 की टर्म में बनाना है। तो इसमें से क्या करेंगे? n-1 यानी कि 1/2 में से 1 घटा दो, n-1 -1/2 बचेगा, e-t dt। ये होता है आपका गामा n। तो 1/3 गामा 1/2 और गामा 1/2 का मान कितना होता है? √π/3। क्लासरूम के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है और सीट में से सीधा आया हुआ क्वेश्चन, √π/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। √π/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट नंबर फर्स्ट है। 1/n क्लासरूम के अंदर करा रखा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना बनता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना आता है? 1/n कितना आता है? 0। 0 इसका सीमा बिंदु है जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्लोज सेट नहीं है, क्लोज सेट नहीं है, क्लोज सेट नहीं। अब चूंकि इसके बीच में गैप है, तो इस सेट के एलिमेंटों के बीच में गैप है, और मैंने पहले ही कह दिया जब भी गैप होता है तो उस केस में विवृत भी नहीं होता है। विवृत दैट्स मीन ओपन समुच्चय नहीं है, विवृत समुच्चय नहीं है, ना तो ओपन है ना क्लोज है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, बस ये बाउंडेड है। क्लासरूम के अंदर भी करा रखा है मैंने। तो ओपन बट बाउंडेड गलत, नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड, यस इट इज करेक्ट। क्लोज एंड बाउंडेड, ना तो क्लोज है, बाउंडेड तो है, अनबाउंडेड अनबाउंडेड नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो सेट है ना आपका, कैसा दे रखा है? ना तो क्लोज है ना ही ये सेट ओपन है, वट बाउंडेड है। ठीक है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज वट बाउंडेड। नेक्स्ट फॉर वेस्ट। अब देखिए, इफ द लाइन, एक समतल दे रखा है, इस समतल में ये लाइन आपकी विद्यमान है। कल परसों की उस वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन कराए, 3-4 क्वेश्चन उससे आ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट आएंगे 3, -2 और -4। ये किस में स्थित होंगे? जैसे -3 सॉरी 3, -2 और -4, वो किस में स्थित होंगे? समतल में। और समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है? यहाँ से देखिए PQ और -1। और रेखा की डायरेक्शन क्या है बोलिए? 2, -1 3, 2 -1 और 3, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी और प्लेन के इक्वेशन को संतुष्ट करेंगी। तो सर्वप्रथम तो इसको इसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा 3P
माइनस के 2q और ए प्लस का 4 बराबर 9। इसको उधर ले जाइए, 3p माइनस 2q बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, लंबवत हैं, तो लांबिकता की शर्त लगाओ, तो 2p 2 का गुणा p से हो जाएगा, माइनस का गुणा q से हो जाएगा, माइनस का q, और -1 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो माइनस के 3 बराबर 0। तो q की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, q बराबर कितना आ गया, 2p प्लस 2p माइनस 3, ये रख देते हैं 1 में, तब 1 से इसमें रख दो कि 3p, इसका डबल करो -4p, और 2q है ना माइनस का, तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2q है माइनस का, तो प्लस का 6 और बराबर में 5, तो माइनस के p बराबर -1, तो p बराबर आ गया 1, p बराबर 1, तो q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए p का डबल 2 माइनस 3, q बराबर -1, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आपसे पूछा है, तो p का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 3D के क्वेश्चन तो भाई ऑप्शन ऐसे निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस दैट मींस परिधि, क्या दे रखी है, परिधि, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल और रेडियस r, तो यानी कि 2 पाई r माइनस के r इक्वल टू 74, देन एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया पूछा है, तो r कॉमन, बाईस दूनी 44/7 ही आपका हो जाएगा अंदर, माइनस का 1 बराबर 74। हाँ बेटा, ये 44 में से 7 गए तो कितना बचा, 37, 37/7 बराबर 74। 37 से कितनी बार कट जाएगा, 37 दूनी 74, तो r इक्वल टू आ जाएगा 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्किल, तो कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान है 22/7, रेडियस